वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि पत्नी के द्वारा पति के ऊपर, पति के फैमिली मेंबर, पेरेंट्स, रिलेटिव जिनके ऊपर भी 498 का केस किया जाता है या फिर किया जा रहा है, बहुत से पति क्या है कि इस केस से फायदा उठा रहे हैं। पति के जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली मेंबर हैं, रिलेटिव हैं, वो फायदा उठा रहे हैं। केस तो पत्नी कर रही है 498 का, पति को, पति के पेरेंट्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, इन सभी को सजा करवाने के लिए। पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। इस केस से पत्नी को फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि पति, पति के पेरेंट्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव जिनका नाम वो ऐड करवा रही है उस केस के अंदर, उनको फायदा मिल रहा है। वो लोग फायदा भी उठा रहे हैं। पर ये जानकारी सभी को नहीं है। सभी पति, पति के पेरेंट्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, इनको पता नहीं है कि किस तरीके से वो फायदा उठा सकते हैं पत्नी के 498 के केस से। तो आज के वीडियो में ये जानकारी मैं बताने वाला हूँ। कई लोग क्या करते हैं, कई पति, पति के पेरेंट्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव जो भी हैं, वो घबरा जाते हैं जब उनके ऊपर 498 का केस होता है। पर आज उनके इस डर को मैं दूर करने वाला हूँ कि 498 के केस से आपको डरना नहीं है, उस पत्नी को ही डराना है जिसने आपके ऊपर 498 का केस किया है। तो किस तरीके से आपको क्या करना होगा, इससे आपको 5 बड़े फायदे होते हैं जो एक एक करके मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। बीच में आप वीडियो छोड़ के चले जाते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है। बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जब झूठा केस हो जाता है तो देखो घबराना पड़ता है और परेशान भी होना पड़ता है। और ये कब करना पड़ता है, जब उनको नॉलेज नहीं होती है। और देखो, नॉलेज हर किसी को होती नहीं है, ये बात भी ठीक है, क्योंकि देखो धीरे धीरे वो उस फील्ड के अंदर जाते हैं तभी उनको नॉलेज हो पाती है। अगर कोई नया नया बंदा है, उसके ऊपर अगर इस तरीके का केस होगा तो बिल्कुल वो घबराएगा। एक ये जनरली बात है। तो यहाँ पे देखो, जब वो मैदान के अंदर उतरता है तो उसको पूरी गतिविधि का पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, और जब उसको सक्सेस हासिल हो जाती है। पर यहाँ पे देखो, कई लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि 498 का केस हो गया है, पता नहीं अब तो क्या होगा। तो देखो, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आपने जब ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है और आपके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो झूठे लगे हैं। सामने वाली पार्टी के पास में आपके अगेंस्ट ऐसे कोई सबूत ही नहीं है कि जिससे वो आपको दोषी ठहरा सके, आपको गलत साबित कर सके। उल्टे आपके पास में ही उनके अगेंस्ट सबूत है जिससे आप ही साबित कर सकते हैं कि ये गलत है। तो फिर आपको घबराना क्यों है? बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और देखो, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब 498 का केस होता है, जब एफआईआर होती है, तो यहाँ पे उस केस को ख़त्म करवाने के लिए, उस केस में से बाहर निकलने के लिए, जल्दी उस केस को ख़त्म करवाने के लिए कई ऑप्शन आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर केस हो गया और अब तो ताला लग गया, बाहर निकलने के कोई रास्ते ही नहीं है उस केस से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कई रास्ते आपको मिलते हैं। जैसे एफआईआर के बेस पर डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं 482 सीआरपीसी में क्यूएसिंग के लिए। ऐसे ही चार्जशीट के बेस पे हाई कोर्ट जा सकते हैं 482 सीआरपीसी में क्यूएसिंग के लिए। या फिर जहाँ पे आपका ट्रायल चलता है, जिस कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश होती है, उसमें भी डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगा के और वहाँ पे भी अपनी बात रख सकते हैं। पेरेंट्स, रिलेटिव, फैमिली मेंबर, इनके नाम तो वहाँ से निकलवा भी सकते हैं। तो ये कई ऑप्शन आपको मिलते हैं जिससे केस में से जल्दी आप बाहर निकल सकते हैं या फिर उस केस को ख़त्म करवाने के लिए अपनी बात रख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे रिलीफ भी मिलती है। तो देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, किस तरीके से आजकल पतियों को, पति के जो पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर हैं, रिलेटिव हैं, उनको फ़ायदा किस तरीके से मिल रहा है पत्नी के 498 के केस करने से। तो देखो, फ़ायदा इस तरीके से मिल रहा है। देखो, यहाँ पे कुछ टेक्निकल पॉइंट अपनाने होंगे, उसके बेस पे फ़ायदा उठा रहे हैं आजकल, और आपको भी इस तरीके से फ़ायदा उठाना है। जैसे देखो, होता क्या है कि जैसे आप एफआईआर या फिर चार्जशीट के बेस पे आप हाई कोर्ट जा रहे हैं और वहाँ पे ज़्यादा भी नहीं तो आपके पेरेंट्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, उनका नाम निकल रहा है, तो उनकी तरफ से आप आईपीसी 211 का केस उस पत्नी के ऊपर डाल सकते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है जिसके तहत वो पत्नी जितनी सज़ा वो करवाना चाहती थी उतनी सज़ा फिर उसको होगी उस सेक्शन के अंदर। तो ये पहला फायदा तो ये होता है कि उसको सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर आईपीसी 211 का केस आप डाल सकते हैं, जैसे ही वो एफआईआर फिर चार्जशीट या फिर उस केस में से आपका नाम निकल रहा है, क्वेश्चन हो रही है। तो इस तरीके से उस जजमेंट के आधार पे आईपीसी 211 का केस डाल सकते हैं। पहला फायदा तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। दूसरा फायदा इसमें यह होता है कि जिनका नाम निकल रहा है, जिनकी एफआईआर क्यूएस हो रही है, चार्जशीट क्यूएस हो रही है, वो उस जजमेंट के आधार पे, उस ऑर्डर के आधार पे वो क्या कर सकते हैं, मानहानि का केस भी फाइल कर सकते हैं, डिफामेशन का, आईपीसी 499 और 500 के अंदर। तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस होता है।
तो ये दूसरा बड़ा फायदा होता है। अब इसमें तीसरा फायदा ये होता है कि अगर वो केस खत्म हो जाता है तो पति इसका फायदा उठा सकते हैं। देखो, अगर FIR QS हो गई या फिर चार्जशीट QS हो गई जो पति के नाम से है, या फिर वो केस खत्म हो गया, तो पति उस जजमेंट की कॉपी को लगा के डाइवोर्स के केस के अंदर, पति अगर खुद डाइवोर्स फाइल करते हैं, पत्नी डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, पति अगर खुद डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो उस जजमेंट की कॉपी लगा के ही केवल वो डाइवोर्स ले सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। और इस ग्राउंड के आधार पर अगर डाइवोर्स लेते हैं तो इसमें चौथा फायदा ये भी निकल के आता है कि पति को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। देखो, एक जजमेंट से दो फायदे यहाँ पे ये भी निकल रहे हैं। एक तो पति को क्या हो रहा है, डाइवोर्स मिल रहा है, और ऊपर से देखो इसी ग्राउंड के आधार पे मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने फायदे हो गए, 4 फायदे तो हो चुके हैं। एक तो IPC 211 का केस हो गया, दूसरा मानहानि का केस हो गया, तीसरा डाइवोर्स का फायदा मिल रहा है, और चौथा मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। अब इसमें पांचवा फायदा ये होता है कि जैसे जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है आपके पास में, उसकी कॉपी को ले जाके अगर पत्नी ने DV का केस भी कर रखा है तो उसके अंदर वो लगा सकते हैं। तो वहां पे भी अगर सेम आरोप है तो वो केस भी खत्म हो सकता है। तो देखो, एक तीर और उससे कई निशाने आप लगा सकते हैं, पर निशाने लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, तब आपको सक्सेस मिल सकती है। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।